पेज नंबर 12 पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। देखो आपको जो इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 44 मिली हेनरी, और साथ में आपको जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू बता रखी है। वोल्टेज की कौन सी वैल्यू बता रखी है हमको? आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अगर हमें बोला नहीं जाए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है, तो हम उसको आरएमएस वैल्यू ही समझेंगे। एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है कि सर्किट में करंट कितना होगा। क्या चीज कनेक्टेड है? इंडक्टर। इंडक्टर के लिए हमको जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना होगा। एक्सएल उसको बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, जिसको 2 पाई एफ इंटू एल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको आरएमएस करंट पूछा है। आरएमएस करंट का फॉर्मूला क्या होगा? आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन एक्सएल करना है, क्योंकि इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सएल बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे एक्सएल पुट करना है और सॉल्व कर लेना है इसको। ईआरएमएस कितना है? 220, और एक्सएल की वैल्यू क्या है? 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई एफ कितना है? 50, और एल कितना है? 44, और मिली मतलब 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास? आरएमएस करंट आएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। 7.96 इंटू 10⁻² एम्पियर। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लो एक बार। पेज नंबर 15 पे अगला क्वेश्चन है, ए 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द पीक करंट। पीक करंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम करंट। कैपेसिटर आपको दे रखा है 15 माइक्रोफेरेड का, वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? ई आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। कौन सा करंट पूछा जा रहा है? मैक्सिमम करंट, पीक करंट, है ना। आई नोट आपको कैलकुलेट करना है। पीक करंट को अपन आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई नोट इक्वल्स टू होगा ई नोट अपॉन, और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा? तो कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा एक्सी। समझ में आया क्या? अच्छा, ई नोट आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको ई आर एम एस गिवन है, लेकिन हमको ई आर एम एस और ई नोट में एक रिलेशन पता है। ई आर एम एस बराबर होता है ई नोट बाई √2, और ये जो एक्स सी है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/ω/c। पता है क्या सबको? अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो आई नोट इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, ई नोट की जगह लिखेंगे √2 इंटू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई क्या करना है? 1/ω/c। ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा √2 इंटू ई आर एम एस इंटू ओमेगा सी। ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, 2 पाई एफ इंटू सी लिख देते हैं इसको। आई नोट कैलकुलेट करेंगे, √2 इंटू ई आर एम एस है 220, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और एफ की वैल्यू 50 दे रखी है। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 15 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। इससे आएगा अपने पास आई नोट। सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना है ये? 1.46 एम्पियर। 3 टाइप के कंपोनेंट इस क्वेश्चन में आपको दिखा रखे हैं। कौन कौन सी चीजें हैं ये? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तीनों में सेम वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, फ्रीक्वेंसी एफ है, और आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैविंग एसी सोर्सेज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आर शोन इन फिगर। इनिशियली द करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ दिस इज सेम। If the frequency of the applied AC source is increased, how will the current flowing in these circuits be affected? Give reason for your answer. देखो 3 टाइप की चीजें हमने सर्किट में कनेक्ट की हुई हैं। इनिशियली हर एक सर्किट में करंट क्या है? सेम है। शुरुआत में हर एक सर्किट में करंट सपोज करो आई है, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया और आपको पूछा जा रहा है कि इससे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट किस तरीके से अफेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, वो अपन को चेक करना है। सबसे पहले अपन ये जो रेजिस्टेंस वाला सर्किट है इसके लिए देखते हैं। करंट इक्वल्स टू क्या होता है? E/R, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस पे इसका कोई फर्क नहीं होता। रेजिस्टेंस इस टाइप की चीज है कि उस पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे उसके अक्रॉस एसी सोर्स लगाओ या उसके अक्रॉस डीसी सोर्स लगाओ, वो सेम टाइप से दोनों को रिड्यूस करने का काम करेगा, दोनों को कम करने का काम करेगा। तो इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट भी क्या रहेगा? कांस्टेंट।
समझ में आया कि ये? तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी के साथ में जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हुआ, तो हम क्या ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ बनेगा जो ये शो करेगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, करंट इक्वल्स टू हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू ई अपॉन एक्सएल, है ना। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पे बोला गया है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे क्या होगा, एक्सएल इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे एक्सएल इंक्रीज होगा, एक्सएल इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि करंट विल डिक्रीज। और यहाँ पे एक ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का एक्सएल के साथ। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल बढ़ेगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आएगी ग्राफ। इसके बाद में तीसरी चीज को देखो, इस बार अपन ने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ तो आई इक्वल्स टू ई बाई एक्सी लिखेंगे। अच्छा, ये जो एक्सी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको हम 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी भी लिख सकते हैं। अब देख के बताओ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी एफ को इंक्रीज करूंगा तो उससे एक्सी बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि एक्सी और फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, ये अगर डिक्रीज हो रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ग्राफ बना दो एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में किस तरीके से ये चेंज हुए। तो एक्सी और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस टाइप का होगा, हाइपरबोलिक टाइप का। ठीक है, ये एक ग्राफ बनेगा। तो तीनों में हमको ये कैलकुलेट करना था कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करंट किस तरीके से अफेक्ट होगा। पहले केस में रेजिस्टेंस वाले केस में करंट कांस्टेंट रहेगा, सेकंड केस में करंट डिक्रीज होगा और थर्ड केस में करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, रीजन आपको बता ही दिया, लिख लो इसको, नोट कर लो। तीनों का ग्राफ बना हुआ है, कई बार ये ग्राफ भी पूछते हैं, ये वाले जो ग्राफ है ना, एक्सी और फ्रीक्वेंसी, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी और आर और फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इनको ड्रॉ किया है, याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पेज नंबर 19 के ऊपर देखो अगला क्वेश्चन है, इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर V equals to 300 sin 100t and I equals to 6 sin 100t minus 5. If the resistance in the circuit is 40 ohm, then find the impedance, second reactance और third phase difference between voltage and current। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम है। क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो इम्पीडेंस Z कैलकुलेट करना है, दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस हम बोलते हैं एक्सएल माइनस एक्सी को, रिएक्टेंस किसको बोलेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी। अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा जाए तो एक्सएल होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात हो रही है तो एक्सी होगा, लेकिन सिर्फ रिएक्टेंस बोले तो इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्सी लिखेंगे। क्यों भाई माइनस क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। याद है डायग्राम हमने पढ़ा था, तो उसमें वीएल और वीसी क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। जो फेजर डायग्राम हमने पढ़ा था, देखो जो VL है वो क्या होता है, करंट से 90 डिग्री आगे होता है, और VC क्या होता है, करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, किसकी वजह से, रिएक्टेंस की वजह से, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से। तो टोटल रिएक्टेंस जो जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपको माइनस करके ही इसको लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ये। और तीसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फाई आपको कैलकुलेट करना है। देखो तीन चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको जो चीजें गिवन है उनको देखो, आपको वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे ई की जगह वी का सिंबल यूज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है, एक चीज देख के बताओ कि यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 300, क्योंकि जो इक्वेशन होती है ना E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उससे आप इसको कंपेयर करोगे तो ई नॉट की जगह क्या दिखेगा, 300 दिखेगा, यानी ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, ए नॉट कितना होगा, 300 वोल्ट। ठीक है, और ये आई नॉट कितना होगा, आई नॉट होगा 6 एम्पियर के बराबर। क्या सर्किट का वोल्टेज और करंट हमको पता है, किसी सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चल गई, तो क्या सर्किट का इंपीडेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट होता है, उसी तरीके से आरएलसी सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, करंट की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ईआरएमएस लिख रहे हो तो यहाँ पे आईआरएमएस लिखना है। चलो ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ। ई नॉट कितना है 300 और ये कितना है करंट 6 एम्पियर, कितना आएगा 50 ओम। 50 ओम क्या होगा, सर्किट का इंपीडेंस होगा। दूसरी चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है रिएक्टेंस, एक्सएल माइनस एक्ससी कैलकुलेट करना है। देखो आर आपको गिवन है, जेड हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सएल माइनस एक्ससी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। बताओ एक्सएल माइनस एक्ससी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये इधर चला जाएगा ना, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आया क्या समझ में। और ये आएगा, जेड की वैल्यू कितनी है 50, 50 का स्क्वायर कर दो माइनस आर मतलब रेजिस्टेंस यानी 40 का स्क्वायर कर दो, आंसर आएगा 30 ओम। सॉल्व करोगे ना तो एक्सएल माइनस एक्स यानी सर्किट का जो रिएक्टेंस है वो कितना आएगा 30 ओम आएगा अपने पास। ठीक है, 30 ओम क्या होगा रिएक्टेंस। अब आपको तीसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करना है फेज डिफरेंस। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फेज डिफरेंस कौन से फॉर्मूले में आता है, tan फाइव वाले में है ना। तो फाइव इक्वल्स टू हम लिखेंगे tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी। चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सएल कितना है, एक्सएल माइनस एक्ससी कितना है, डायरेक्टली हमको पता है 30, रेजिस्टेंस कितना है 40, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, और ये tan इनवर्स 3/4 जो होता है ना, ये होता है 37 डिग्री के बराबर। ये आपको याद ही रखना है, tan इनवर्स 3/4 ये होगा 37 डिग्री के बराबर। ये एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो 3, 4, 5 हो तो 3 वाली साइड के सामने वाला एंगल 37 होगा, 4 वाली साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा, और 5 के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो इससे मैंने ये कैलकुलेट किया कि tan 3/4 कितना होगा, tan 3/4 इसमें कैलकुलेट करोगे तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो tan 3/4 हुआ 37 डिग्री। इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अगर आपको पूछता tan 4/3 कितना होगा, तो वो कितना होगा tan 4/3, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4/3 का मतलब है ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर के सामने होता है हमेशा एंगल, ये होगा 53, तो ये आंसर होता है इसका 53 डिग्री, अगर tan इनवर्स 4/3 हमको पूछा जाता। ये ट्रायंगल याद रखो भाई, ठीक है ना। क्या याद रखना है, ये ट्रायंगल, और इसमें याद रखो कि 3, 4, 5 का रेशो होना चाहिए। रेशो की बात हो रही है, 3, 4, 5 कोई जरूरी नहीं 3, 4, 5 ही मिले, 30, 40, 50 मिलेंगी तीनों साइड्स तो भी यही केस रहेगा। अगर ये 6, 8, 10 है तब भी यही बात है, क्योंकि साइड्स का रेशो जब तक 3, 4, 5 का रहेगा तब तक ये एंगल क्या बनेंगे 37, 53 और 90 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो इसको। पेज नंबर 20 के ऊपर देखो, अगला क्वेश्चन है, A coil of self-inductance 1/pi Henry is connected in series with a resistance of 300 ohm. If this combination is connected across a source of voltage 200 volt and frequency 200 hertz, then find the phase difference between voltage and current. Self inductance कितना है 1/pi Henry, ठीक है, और साथ में आपको दे रखा है रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम, और साथ में इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वोल्टेज ERMS दे रखा है 200 वोल्ट, और आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है। और क्या पूछा जा रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है ये कैलकुलेट करके बताना है। पहले तो ये देखो कि ERMS गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, R गिवन है, L गिवन है, तो कौन सा सर्किट है ये RL सर्किट। सिर्फ दो ही चीजें कनेक्टेड है R और L, कैपेसिटर है ही नहीं सर्किट में। एक चीज याद रखनी कि जो RLC सर्किट के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अगर उसमें कोई कंपोनेंट सर्किट में नहीं हो, जैसे इसमें कैपेसिटर नहीं है, तो XC की वैल्यू को हम हर जगह 0 मानेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं सर्किट में, तो फॉर्मूले तो वही रहेंगे। जैसे इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Z = अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL², क्योंकि XC 0 रहेगा।
तो जो चीज़ सर्किट में नहीं हो उस चीज़ को हम जीरो मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि फेज डिफरेंस कितना है। तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि एक्स से जीरो मानेंगे तो फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है, और आर आपको गिवन ही है। तो जो फॉर्मूला आपको यूज करना है फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। एक्सी जीरो मान लिया अपन ने क्योंकि सर्किट में एक्सी यानी कैपेसिटर है ही नहीं। टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो एक्सएल को, ओमेगा एल, जिसको हम 2 पाई एफ इंटू एल भी लिख सकते हैं, अपॉन आर। चलो बताओ, टेन इनवर्स वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 2 पाई 3.14, एफ कितना है 200, एल कितना है 1 अपॉन पाई डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 300, ठीक है। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा वैसे, और ये 2 जीरो भी कैंसिल, क्या बनेगा ये 4/3, यानी फाई इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में, टेन इनवर्स 4/3, जिसका मतलब होगा 53 डिग्री एंगल, 53 डिग्री फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। समझ में आया क्या ये? जो चीज़ सर्किट में नहीं है उसको हटा दो, उसको जीरो मान लो, फॉर्मूले वही रहेंगे, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स होल स्क्वायर। जो चीज़ सर्किट में नहीं है उसको जीरो मानते जाएंगे। वैसे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला वही रहेगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर। जो चीज़ नहीं है सर्किट में उसको जीरो मानते जाओ। सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हो क्या, जेड इक्वल्स टू कर लो, चलो जेड इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ही लिखेंगे, सिर्फ एक्स ही नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू एल, वैल्यूज पुट कर दो। आर कितना, आर है 300, 2 पाई एफ, एफ कितना 200, एल कितना 1 अपॉन पाई, स्क्वायर कर दिया। ये क्या आएगा, ये पाई से पाई कैंसिल, 400 स्क्वायर यानी 500 आंसर आएगा। 500 ओम इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। और करंट की आरएमएस वैल्यू भी बता सकते हो क्या, आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन जेड। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है जेड, वो भी कैलकुलेट कर लो फिर लगे हाथ। आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन, पूछा तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं, अगर पूछ लेता तो अपन इस तरीके से करते उसको, 200 डिवाइडेड बाई 500, आंसर क्या आएगा 2/5 यानी 0.4 एम्पियर। ये लो कंप्लीट आंसर हो गया। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसमें, फेज डिफरेंस, इम्पीडेंस, करंट,